यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। साहब, वहां बम है। शाम ढलते ही शहर की सीमा से सटे एक बड़े से सूखे मैदान में रोशनी का समंदर फैल गया था। अस्थायी खंभों पर टंगे बल्ब, जनरेटरों की आवाज, दूर तक फैली कतारों में दुकानें और हर तरफ उमड़ती भीड़ इस बात का ऐलान कर रही थीं कि साल का सबसे बड़ा आयोजन शुरू हो चुका है। बच्चों की हंसी, झूलों की चरमराहट और माइक पर बार बार दोहराए जाते ऐलान माहौल किसी मेले से ज्यादा एक चलती हुई दुनिया जैसा लग रहा था। अनुमान था कि आज 1000 नहीं बल्कि लाख से ऊपर लोग यहां से गुजरेंगे। इसी वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वर्दीधारी जवान, स्वयंसेवक और चिकित्सा दल हर कोने में नजर रखे हुए थे। लेकिन इस रोशनी और शोर के बीच कुछ जिंदगियां ऐसी भी थीं जो किसी को दिखती नहीं थीं। भीड़ के पैरों के पास, जमीन के करीब रहने वाले लोग, उसी अनदेखी परत में एक किशोर लड़का भी था जिसका नाम आर्यन था। उम्र लगभग 15 साल, मगर चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान दिख रही थी। कद थोड़ा झुका हुआ, शरीर हल्का सा कांपता हुआ और बदन पर ऐसे कपड़े जो कई मौसम पहले हार मान चुके थे। पैरों में पहने जूते अब उसके नहीं रहे थे, फिर भी वही उसकी मजबूरी थे। कंधे से लटका एक पुराना बोरा जिसमें उसकी उम्मीदें भरी रहती थीं। आर्यन भीड़ को देखकर डरता नहीं था। वह जानता था जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा फेंकी गई चीजें। उसके लिए यह आयोजन किसी खुशी का कारण नहीं था, बल्कि रोजी का मौका था। खाली बोतलें, जले हुए तार, टूटी हुई धातु, जो भी 2 पैसे दिला दे वही उसकी दौलत थी। उसकी जिंदगी में रिश्तों का कोई नाम नहीं था, न किसी ने कभी पुकारा, न किसी ने इंतजार किया। बस स्टैंड के पीछे पड़ा एक अधूरा सा ढांचा था जहां वह रात काट लेता था। लेकिन वह सिर्फ कूड़ा नहीं बिनता था, वह चीजें देखता था। गौर से मशीनें, तार, स्विच, बैटरियां। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह टूटे खिलौनों और खराब रेडियो को घंटों घूरता रहता था। असल सच्चाई यह थी कि आर्यन चीजों को महसूस करता था। उसे पढ़ाई का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे अनुभव था कि किस तार में करंट होता है, कौन सा जोड़ खतरनाक होता है और कौन सा ढांचा किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। उसी वक्त आयोजन अपने उफान पर था। लाइटें चमक रही थीं, जनरेटर की घरघराहट हवा में घुली थी और शोर इतना था कि अपने ही कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। भीड़ के बहाव में चलते चलते उसकी नजर एक ऐसे हिस्से पर टिक गई जहां रंगीन रोशनी अचानक फीकी पड़ जाती थी। वहां कोई दुकान नहीं थी, कोई झूला नहीं था, सिर्फ बिजली की सप्लाई संभालने वाला अस्थायी ढांचा और उसके पीछे फेंकी गई बेकार चीजों का अंबार था। ज्यादातर लोग उस कोने से बचकर निकलते थे, मगर आर्यन का कदम वहीं रुक गया। वजह थी कचरे के बीच से झांकता हुआ एक मोटा तार जो आम तारों जैसा नहीं लग रहा था। वह धीरे से नीचे बैठा, आसपास की आवाजों को अनसुना करते हुए। बोरे का मुंह खोला और हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसकी उंगलियों के नीचे कुछ ऐसा आया जो न कागज था न प्लास्टिक, बल्कि एक धातु थी जो बिल्कुल ठंडी और सख्त थी। उसने कचरा हटाया। सामने एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था जिससे अलग अलग रंगों के तार निकले हुए थे, लाल, नीले, काले। उस पल उसके सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ। यह कबाड़ नहीं था। उसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। बच्चे हंस रहे थे, लोग खाने में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके पैरों से कुछ ही दूरी पर क्या छिपा है। डिब्बे पर लगी छोटी सी स्क्रीन पर अंक सरक रहे थे। आर्यन शब्द नहीं समझता था, लेकिन गिनती पहचान लेता था। उस डिब्बे पर टाइमर चल रहा था। यह देखकर उसके दिमाग में एक पुरानी बात तैर गई। कभी रेल लाइन के पास पुलिस जमा हो गई थी, तब भी लोगों ने कहा था खतरनाक चीज मिली है। उस दिन कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज आर्यन ने बोरा धीरे से जमीन पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग बिल्कुल साफ था दोस्तों, यह कोई साधारण मेला नहीं था। यह एक ऐसा जाल बन चुका था जिसके भीतर हजारों जिंदगियां अनजाने में फंसी हुई थीं। आर्यन यह बात समझ चुका था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि अगर वह अब भी चुप रहा तो अगले कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो सकता है। वह उठकर सीधा खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। यह पहली बार था जब उसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए डर लगा। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। चारों तरफ वही शोर था, संगीत, हंसी, बच्चों की चीखें, सब कुछ चल रहा था। लेकिन आर्यन के लिए जैसे वक्त की रफ्तार बदल गई थी।
उसकी नजरें बार बार उसी धातु के डिब्बे पर लौट रही थीं, उसमें उलझे तारों पर अटक जाती थीं। अब वह छोटी सी स्क्रीन भी साफ देख पा रहा था, जिस पर अंक तेजी से बदल रहे थे। उसने सूखे गले से एक कड़ा सा घूंट निगला। भाग जाना सबसे आसान रास्ता था। कोई उसे रोकता नहीं, कोई सवाल नहीं करता। अगर कुछ हो भी जाता तो लोग बस यही कहते कि किस्मत खराब थी। लेकिन आर्यन जानता था कि अगर वह चला गया तो फिर कभी खुद की नजरों का सामना नहीं कर पाएगा। उसी वक्त उसकी नजर पास खड़े 2 पुलिस वालों पर पड़ी, जो भीड़ को संभाल रहे थे। बिना एक पल गंवाए वह उनकी तरफ दौड़ा और उनके पास जाकर बोला, साहब उधर बम है। उसने हाँफते हुए कहा। एक पुलिस वाले ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैले कपड़े, कंधे पर लटका बोरा। यहां से हट, नाटक मत कर, उसने झिड़क दिया। आर्यन घबरा गया। साहब, सच में उस डिब्बे में तार लगे हैं और उसमें टाइम चल रहा है। यह सुनकर दूसरा पुलिस वाला हंस पड़ा और डांटते हुए बोला, हर मेले में ऐसे मिल जाते हैं, चल भाग यहां से। इतना कहते हुए उसने आर्यन को धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों के कोनों में नमी आ गई थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। रोने का वक्त नहीं था। हर सेकंड भारी हो चुका था। स्क्रीन पर अंक अभी भी सरक रहे थे। आर्यन तेज कदमों से दोबारा उसी जगह लौटा। बिजली के अस्थायी ढांचे के पीछे छिपा हुआ वह छोटा सा यंत्र अब भी वहीं था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आसपास कोई नहीं झांक रहा था। वह नीचे बैठ गया। इस बार उसके हाथों ने उसका साथ नहीं दिया। वे कांप रहे थे, सच में कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, मैं यह कर सकता हूं, क्योंकि उसके जहन में कबाड़ के ढेर, जले हुए मोटर, बेकार बैटरियां, टूटे रेडियो और अधूरे खिलौने चल रहे थे। क्योंकि उसने कितनी बार उनमें तार जोड़े थे, कितनी बार अलग किए थे। उसे अच्छी तरह याद था, हर लाल तार ताकत नहीं देता। कई बार वही सबसे बड़ा धोखा होता है। डिब्बे से हल्की सी कंपन उठ रही थी। ये टिकटिक की आवाज नहीं थी, बल्कि भीतर बंद किसी मशीन की बेचैनी थी, जैसे उसे भी पता हो कि वक्त बहुत कम बचा है। आर्यन ने अपने बोरे में हाथ डाला और एक छोटा सा पेचकस निकाला। कबाड़ से मिला हुआ, मगर उसके लिए सबसे कीमती औजार था। उसने एक बार फिर चारों ओर देखा। किसी की नजर उस पर नहीं थी। उसने ढक्कन बहुत धीरे से उठाया। भीतर तारों का उलझा हुआ संसार था। 4 मोटे तार, 2 पतले, एक छोटी बैटरी और ठीक बीच में लगा टाइमर। आर्यन की सांस तेज हो गई। उसने मन ही मन दोहराया, एक भी गलती हुई तो सब खत्म। तभी पीछे से अचानक आवाज आई, ए, क्या कर रहा है तू? आर्यन बुरी तरह चौंक गया। वही पुलिस वाला था। वह तेजी से आगे बढ़ा और आर्यन का हाथ पकड़ लिया। यहां से हट, तुझे पता भी है ये क्या चीज है? आर्यन ने पहली बार डर के बजाय गुस्से और सच्चाई के साथ आवाज ऊंची की। हां, पता है, और अगर अभी आप नहीं हटे तो यहां कोई नहीं बचेगा। आसपास के लोग रुकने लगे। भीड़ रुकने लगी। कुछ लोग आसपास देखने लगे। पुलिस वाले ने भी ठिठक कर अपने कदम रोक लिए। उसकी नजर उस धातु के यंत्र और छोटे टाइमर पर गई। चेहरा बदलकर गंभीर हो गया। तभी रेडियो में तेज आवाज गूंजी, संदिग्ध कंट्रोल बॉक्स, तुरंत बम स्क्वाड भेजो। रेडियो से जवाब आया, कम से कम 10 मिनट लगेंगे। पुलिस वाला आर्यन की ओर देखने लगा। कितना समय बचा है? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। 5 मिनट से भी कम। भीड़ में अब डर फैलने लगा। भागना अब विकल्प नहीं था। आर्यन एक बार फिर डिब्बे की ओर झुका। उसके मन में फैसला पक्का था। अब चाहे जो हो, वह पीछे नहीं हटेगा। धीरे धीरे लोग खुद ब खुद पीछे हटने लगे। पुलिस वाले ने जोर से चिल्लाकर भीड़ को दूर किया, लेकिन मेले में भय फैल चुका था। बच्चे रो रहे थे। कई लोग लड़खड़ाते हुए भाग रहे थे। लाउडस्पीकरों की आवाज अब बंद थी। मेला, जो कुछ ही मिनट पहले रंग और शोर से भरा था, अब अजीब सी खामोशी में डूब गया। आर्यन जमीन पर बैठ गया। सामने खुला हुआ डिब्बा, तारों का उलझा हुआ जाल। पुलिस वाला उसके ठीक पीछे खड़ा था। हाथ में वायरलेस कांप रहा था। बम स्क्वाड रास्ते में है, बस थोड़ा समय निकालो। उसने टाइमर पर देखा, सिर्फ 1 मिनट 45 सेकंड बाकी थे। दिल इस कदर तेज धड़क रहा था कि कानों में हर धड़कन गूंज रही थी, लेकिन दिमाग अजीब तरह से ठंडा और स्पष्ट था, जैसे वह पहले भी कई बार ऐसी स्थिति में रहा हो। उसने तारों का जायजा लिया। 4 मोटे तार सीधे एक ही स्थान पर जा रहे थे,
जबकि दो पतले तार अलग अलग सर्किट से जुड़े थे। बैटरी पुरानी लग रही थी, लेकिन चार्ज पूरा था। अब यह खतरा दबाव से नहीं, समय से जुड़ा था। उसने खुद से कहा, सही फैसला करना है। पुलिस वाले ने झिझकते हुए पूछा, क्या काटना है? आर्यन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, काटना नहीं, बस सही जगह से अलग करना है। उसने नीले पतले तार को धीरे से उठाया, फिर कुछ सेकंड रुका। माथे पर पसीना बह रहा था। 1 मिनट, 12 सेकंड बचा हुआ था। गलत तार तो मतलब सब खत्म। उसके दिमाग में पुराने अलार्म की याद तैर गई थी। उसमें भी ऐसा टाइमर था। लाल तार जब काटा था, अलार्म तुरंत बज गया था। उसने सीखा था कि दिखने वाला हर संकेत सच नहीं होता। आर्यन ने नीले तार को काटा नहीं, उसे सावधानी से मोड़ा और अलग सर्किट में रख दिया। फिर काले पतले तार की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, पर हाथ स्थिर रहना चाहिए था। तभी पीछे से किसी महिला की तेज आवाज गूंजी, बच्चे को हटाओ, पागल हो गए हो क्या? पुलिस वाला चिल्लाया, सब पीछे हटो। आर्यन ने सांस रोक ली। सिर्फ 58 सेकंड बचे थे। उसने छोटे पेचकस से एक स्क्रू ढीला किया। टाइमर की स्क्रीन हल्की सी झिलमिला गई। एक पल के लिए अंक रुक गए। आर्यन की आंखें फैल गईं। रुक गया। पुलिस वाला घबराकर पूछ बैठा, क्या हुआ? आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, यह आखिरी कदम है। तभी टाइमर फिर चल पड़ा। अब केवल 45 सेकंड बचे थे। आर्यन ने चारों ओर की आवाजें पूरी तरह बंद कर दी। ना भीड़, ना पुलिस, ना अपनी सांसें, सिर्फ तार, स्क्रीन और उसके हाथ। उसने काले पतले तार को धीरे से खींचा और एक तेज झटके में अलग कर दिया। 1-2 सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर नीले तार को बैटरी से अलग किया और दोनों तारों को सावधानी से मोड़कर जोड़ दिया। टाइमर की स्क्रीन अचानक बुझ गई। पूरा मैदान जैसे एक ही सांस में सांस ले रहा हो। कोई धमाका नहीं, आग नहीं, सिर्फ गहरी खामोशी। फिर किसी ने धीरे से कहा, रुक गया। पुलिस वाला घुटनों के बल बैठ गया और जोर से बोला, बच गए, आज हम सब बच गए। आर्यन वहीं बैठा रहा। उसके हाथ अब ढीले पड़ चुके थे। आंखें भारी थीं। पहली बार उसने ऊपर देखा। हजारों लोग उसे देख रहे थे। वही लड़का जो अभी तक किसी को दिखाई नहीं देता था, आज सबकी जान बचा चुका था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला, जैसे किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई कुछ नहीं हुआ। फिर किसी बच्चे ने रोना बंद किया। किसी बूढ़े ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और उसके बाद शोर फूट पड़ा, बच गए, भगवान ने बचा लिया। उस लड़के ने वह कर दिखाया था। लोग एक दूसरे की ओर इशारे कर रहे थे। फुसफुसाहटें हो रही थीं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब कैसे हुआ। पुलिस वाले वायरलेस पर लगातार बोल रहे थे, बम स्क्वाड को स्थिति समझा रहे थे। तभी सायरन बजाती बम स्क्वाड की गाड़ी मैदान में दाखिल हुई। नीली और लाल लाइटें चारों तरफ घूम रही थीं, लेकिन अब भीड़ का डर धीरे धीरे कम हो चुका था। आर्यन जमीन पर बैठा रहा। तालियों की आवाज उसे सीधे नहीं सुनाई दी। उसके कानों में सिर्फ हल्की सी भनभनाहट थी। हाथ सुन्न हो चुके थे। उसने धीरे से अपनी हथेलियों को देखा, वे कांप रही थीं। तभी एक पुलिस अफसर उसके पास आया। झुककर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने एक पल सोचा और फिर धीरे धीरे कहा, आर्यन। अफसर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, आज अगर तुम नहीं होते तो कोई नहीं जानता क्या होता। आर्यन को समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। यह अनुभव उसके लिए नया था। आमतौर पर लोग उसे हटाते, डांटते, दूर भगाते थे। आज पहली बार कोई उसे रोककर सम्मान दे रहा था। भीड़ में से किसी ने जोर से कहा, इसे इनाम दो, इसे सम्मान मिलना चाहिए। मीडिया वाले कैमरे और माइक लेकर दौड़ पड़े। बेटा, तुमने यह कैसे किया? डर नहीं लगा? तुम कहां से हो? इतने सवाल एक साथ झोंक दिए गए। आर्यन घबरा गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसने डरते हुए कहा, मुझे जाना है। लेकिन अब उसे जाने देना आसान नहीं था। पुलिस ने चारों तरफ घेरा बना लिया, सुरक्षा के लिए, भीड़ से उस बच्चे को बचाने के लिए। उसे एक कुर्सी पर बैठाया गया। पानी दिया गया। उसका दिमाग अब जाकर समझ पा रहा था कि वह जिंदा है और बाकी लोग भी। थोड़ी देर बाद एक बड़ा अधिकारी आया। उसके कंधे पर 3 सितारे लगे हुए थे। आवाज भारी थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, यह बच्चा हमारे साथ जाएगा, इसके बयान की जरूरत है। फिर आर्यन को पुलिस की जीप में बैठाया गया। बाहर लोग अब भी उसका नाम पूछ रहे थे।
कुछ लोग तालियां बजा रहे थे, कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। जीप के अंदर से आर्यन देख रहा था, वहीं मेला, वहीं झूले, वहीं दुकानें, लेकिन अब सब अलग लग रहा था, जैसे दुनिया ने उसे पहली बार ठीक से देखा हो। थाने में उससे सवाल पूछे गए, कहाँ रहता है, क्या पढ़ता है, ये सब कैसे सीखा। आर्यन ने सच सच जवाब दिए, कूड़ा बिनता हूं, स्कूल नहीं गया, तारों से सीख लिया। अफसर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। कोई परिवार? आर्यन ने सिर हिला दिया, कोई नहीं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। शाम तक खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। एक कूड़ा बिनने वाले लड़के ने बड़े हमले को रोका, लेकिन आर्यन के लिए यह खबर नहीं थी। उसके लिए यह बस एक दिन था, जिस दिन उसने भागने की जगह रुकना चुना था, और यही चुनाव उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। थाने की सफेद लाइट में आर्यन बैठा था। सामने एक कप में चाय रखी हुई थी जो ठंडी हो चुकी थी। वह उसे पी नहीं रहा था, क्योंकि उसे चाय पीने की आदत नहीं थी। उसे सड़क पर पानी मिलता था। चाय नहीं। दरवाजा धीरे से खुला। दो लोग अंदर आए, एक पुलिस अधिकारी, दूसरा साधारण कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर अजीब सा भरोसा। आर्यन उसने नाम ऐसे लिया जैसे कोई पहचान हो। आर्यन ने सिर उठाया। फिर उस आदमी ने सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ नहीं, मैं राज्य सरकार से हूं। आज जो मेले में हुआ वह छोटा मामला नहीं था। आर्यन चुप रहा, क्योंकि उसे बड़े शब्दों की आदत नहीं थी। पुलिस अधिकारी ने फाइल खोली और गंभीर स्वर में कहा, तुमने बम कैसे डिफ्यूज किया? रिपोर्ट पहले ही दिल्ली तक जा चुकी है। यह सुनकर आर्यन कुछ नहीं बोला। उसने झिझकते हुए बस इतना पूछा, क्या अब मैं जा सकता हूं? कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। सरकारी अफसर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अभी नहीं, हम तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं देंगे। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और आश्चर्य दोनों थे। उसने जल्दी से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, हमें पता है। अफसर ने गंभीरता से कहा, इसीलिए हम यहां हैं। उसने जेब से एक कागज निकाला और आगे बढ़ाया। सरकार तुम्हें सम्मान देना चाहती है, साथ में इनाम भी। आर्यन ने पहली बार सीधे अफसर की आंखों में देखा। इनाम, पैसे, पढ़ाई के अवसर, रहने की जगह, हर चीज उसकी समझ में धीरे धीरे आने लगी। आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, अगर पढ़ाई में मैं थोड़ा पीछे रहूं तो? अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो भी तुम हमारे लिए खास रहोगे, क्योंकि जो तुमने किया है वह किताबों या स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। अगली सुबह आर्यन को सरकारी गाड़ी में बैठाया गया। वही लड़का जो कल तक सड़क पर अनदेखा था, आज मीडिया के कैमरों और सवालों के बीच सुरक्षित रास्ता पा रहा था। लोगों की नजरें उस पर टिक गई थीं। हर कोई पूछ रहा था, कैसा लग रहा है? डर नहीं लगा। आर्यन ने शांत होकर बस इतना कहा, मैं हीरो नहीं हूं, बस समय पर रुका था। सरकार की ओर से घोषणा हुई, आर्यन को वीरता पुरस्कार मिलेगा, नकद इनाम मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, उसकी पढ़ाई और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। लोग खुश थे, तालियां गूंज रही थीं। लेकिन आर्यन के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या अब भी कोई मुझे सुनेगा? जब खबरें बंद हो जाएंगी, शाम को उसे बाल संरक्षण केंद्र ले जाया गया। साफ बिस्तर, गर्म खाना, नया कपड़ा। आर्यन ने पहली बार शीशे में खुद को देखा। वही चेहरा था, बस नजर बदल गई थी। आर्यन खिड़की के पास खड़ा था और बाहर की ओर देख रहा था। सड़क वहीं थी, कूड़ा वहीं बिखरा हुआ था, वहीं पुरानी गली, वहीं टूटी दीवारें, लेकिन अब उसके लिए सब कुछ अलग लग रहा था। उसके सामने एक नया रास्ता खुल चुका था। यह रास्ता सिर्फ उसका नहीं था, यह रास्ता दुनिया के दरवाजों की ओर खुलता हुआ प्रतीत हो रहा था। जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि वह अब अकेला नहीं है। उसका डर, उसकी परवाह और उसके अकेलेपन का सालों का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा था। बाल संरक्षण केंद्र की रात आर्यन के लिए अजीब थी। बिस्तर नरम और साफ था, पर नींद उसके पास नहीं आई। छत की सफेद रोशनी बुझ चुकी थी, फिर भी उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। हर बार जब वह पलटता, उसके दिमाग में वही सवाल गूंजता, क्या यह सब सच में मेरे लिए है? क्या यह मौका वास्तव में मेरे हिस्से में आया है? उसने बाहर की ओर देखा। सड़क शांत थी। अब कोई हॉर्न की तेज आवाज नहीं, न गालियों की कर्कश, न ही किसी की डांटने की धमक। ये खामोशी आर्यन को पहले तो डरावनी लगी, फिर धीरे धीरे उसमें सुरक्षा का एहसास पैदा होने लगा। आर्यन ने करवट बदली और अपने हाथों को अपने सिर के नीचे रखकर सोने की कोशिश की,
लेकिन दिमाग में विचारों का पहाड़ था। उसके सालों की अकेली जिंदगी, कचरे में बिताए दिन, भूख, डर और हर दिन बचकर निकलने की कोशिश, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। सुबह उसे जल्दी उठाया गया। गर्म पानी से नहाकर साफ कपड़े पहनाए गए। किसी ने प्यार से कहा, आर्यन, तैयार हो जाओ। आर्यन के लिए यह प्यार से कहा जाना बिल्कुल नया था। अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया था, ना ही उसकी परवाह की थी, और न ही किसी ने उससे इतनी सहजता से बात की थी। यह छोटा सा तैयार हो जाओ शब्द उसके लिए पूरी दुनिया की तरह महसूस हुआ। फिर उसे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। कमरे में 3 लोग बैठे थे, एक महिला और 2 पुरुष। उनके सामने फाइलें और कागज बिखरे हुए थे। कमरे की दीवारें साफ और व्यवस्थित थीं, और हवा में हल्का सा कॉफी और कागजों की खुशबू थी। महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा, आर्यन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आर्यन चुप रहा। उसने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं था। उसका जीवन केवल बचकर निकलने और रोजाना की भूख और कचरे में तलाश से भरा था। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता। कुछ देर कमरे में चुप्पी रही। तीनों लोग उसे ध्यान से देख रहे थे। फिर एक आदमी बोला, तुम्हें स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। आर्यन के दिल में एक हल्की सनसनाहट दौड़ गई। स्कूल किताबें, सवाल, टीचर, नियम, वह अपने पुराने जीवन से इतना अलग था कि उसे यह डर लग रहा था। अगर मैं पीछे रह गया तो क्या मैं सीख पाऊंगा? उसने धीरे से पूछा। महिला ने शांत और भरोसेमंद स्वर में कहा, हम तुम्हारे लिए हर कदम पर साथ हैं। तुम अपने हिसाब से सीख सकते हो, धीरे धीरे। कोई तुम्हें दबाएगा नहीं। आर्यन की आंखों में आश्चर्य और उम्मीद झलक उठी। पहली बार उसे लगा कि उसका जीवन केवल बचने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने, बढ़ने और खुद को साबित करने के लिए भी है। उसके अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास जाग रहा था। उसने खिड़की की ओर पलटकर बाहर देखा। सूरज की हल्की रोशनी धीरे धीरे गली पर फैल रही थी। हवा में नए दिन की ताजगी थी। सड़क वहीं थी, कूड़ा वहीं था, लेकिन अब आर्यन के लिए यह सब नए नजरिए से दिख रहा था। हर चीज में संभावनाएं थीं, हर मोड़ पर एक नई शुरुआत थी। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन अब सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखने वाला है। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मैं सिर्फ बचने के लिए नहीं, जीने के लिए भी तैयार हूं। उस दिन उसे पहली बार स्कूल दिखाया गया। बच्चे वर्दी में थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ खेल रहे थे। आर्यन को लगा जैसे वह किसी और ग्रह पर आ गया हो। क्लास में टीचर ने उसका नाम पूछा। आर्यन, उसने धीमे से कहा। कुछ बच्चे फुसफुसाए, यही है वह बम वाला लड़का। आर्यन की सिर झुक गई। वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता था, वह बस सीखना चाहता था। क्लास के बाद वह अकेला बैठा रहा, तभी उसके पास एक लड़का आया और उसने आर्यन से पूछा, तू सच में डरता नहीं है? आर्यन ने ईमानदारी से कहा, डरता हूं बहुत। लड़का हंसा, फिर भी तूने किया? आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, हां, क्योंकि अगर नहीं करता तो डर और बड़ा हो जाता। शाम को खबरें फिर आईं। टीवी पर उसका चेहरा। लोग तारीफ कर रहे थे, कुछ सवाल उठा रहे थे। इतना खतरनाक काम बच्चे से क्यों कराया गया? सिक्योरिटी फेल क्यों हुई? आर्यन ने टीवी बंद कर दिया। उसने बाहर आकर आसमान देखा। तारे वहीं थे, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसे समझ आने लगा था, इनाम, तारीफ, कपड़े, यह सब बाद की चीजें हैं। असल लड़ाई यह थी कि क्या अब भी सिस्टम उसे सुनेगा जब वह सिर्फ एक खबर नहीं रहेगा। और यही सवाल उसे अगले दिन एक और फैसला लेने की तरफ ले जा रहा था। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए तेजी से बदले। सुबह स्कूल, दोपहर को काउंसलर, शाम को सरकारी लोग। हर कोई उससे वहीं पूछता। डर लगा था, कैसे किया, किसने सिखाया? आर्यन जवाब देता रहा, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्कूल के बाद एक दिन वह गेट के पास रुक गया। बाहर सड़क दिख रही थी, वही सड़क जहां उसके जैसे कई बच्चे अब भी बोरे उठाए घूम रहे थे। कोई उन्हें नहीं देख रहा था। उस रात उसने काउंसलर से पहली बार सीधा सवाल पूछा, अगर मैं उस दिन वहां नहीं होता तो क्या होता? काउंसलर चुप हो गई, फिर बोली, शायद बहुत कुछ गलत हो जाता। आर्यन ने सिर हिलाया, तो फिर सिर्फ मुझे इनाम क्यों? अगले दिन उसने स्कूल में भाषण देने से मना कर दिया। मीडिया इंटरव्यू भी टाल दिए। सब हैरान थे। एक सरकारी अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा,
तुम्हें समझना चाहिए, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। आर्यन ने शांत आवाज में जवाब दिया। मौका मुझे खुद नहीं मिला था। मैंने बनाया है। कुछ दिन बाद एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई। बड़े अधिकारी, प्रशासनिक लोग और मीडिया के प्रतिनिधि सब एक ही कमरे में मौजूद थे। आर्यन को भी बुलाया गया। कमरे में हलचल मची। सभी उसकी ओर देख रहे थे। एक अधिकारी ने पूछा, आर्यन, तुम क्या चाहते हो? आर्यन ने चारों तरफ देखा। कमरे में बैठे लोग गंभीर चेहरे, सीधे कंधे, महंगे कपड़े पहने हुए थे। सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। उसने धीरे और स्पष्ट स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि जहां भी बड़ा आयोजन हो, मेलों, स्टेशनों या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, वहां सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि उन बच्चों को भी सुना जाए जो चीजों को जमीन से उठाते हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है। उन्हें भी अवसर मिले, उन्हें भी समझा जाए। कमरे में हलचल हुई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने संदेह भरी निगाहों से देखा। यह व्यावहारिक नहीं है, किसी ने गंभीर स्वर में कहा। आर्यन ने अपनी आंखें झपकाईं और कहा, व्यावहारिक वही है जो उस दिन काम आया, वही जो लोगों की जान बचाई। किसी ने जवाब नहीं दिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ महीनों के भीतर एक छोटा पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया। मेलों, स्टेशनों और बड़े आयोजनों में स्थानीय कूड़ा बिनने वाले बच्चों को हटाया नहीं गया। उन्हें पहचान दी गई। उनका नाम, उनका काम, उनकी कोशिश अब महत्व रखने लगी। आर्यन इसका हिस्सा नहीं बन पाया। वह बस देखता रहा। लेकिन इस बार उसे महसूस हुआ कि उसकी कहानी सिर्फ बचाव की नहीं थी। यह केवल एक घटना नहीं थी। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे सफर की शुरुआत जहां अनदेखे बच्चों को भी सुना और समझा जाएगा। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं था। उसकी मेहनत और साहस अब बहुतों की जिंदगी बदल रहे थे। वह बस देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गर्व और संतोष चमक रहा था। दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी यही समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।